हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पे बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा द्विविस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए दूसरा वीडियो है और ऐसे मैं इन अभिक्रियाओं के लिए 3-4 आगे और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रसायन में द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो लगभग 60% से ज़्यादा होती हैं। यानी कि 60% से अधिक होने के कारण से ये अधिकांश अभिक्रिया इसी तरीके से संतुलित की जाती हैं, लिखी जाती हैं, समझी जाती हैं। इसलिए इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं एक क्रिया लेता हूँ, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये अभिक्रिया लिख दी मैंने। इस क्रिया को मैं द्विप्रतिस्थापन विधि से समझाऊंगा। तो द्विप्रतिस्थापन विधि जब मैंने आपको ये बताया कि ये AB है और ये CD है, A C को रिप्लेस करेगा, AD बना लेगा, C A को रिप्लेस करेगा, C की जगह ले लेगा और ये CD बन जाएगा। इस प्रकार से ये मूलकों का चय परिवर्तन। तो द्वि दो बार क्यों हुआ? क्योंकि एक बार A ने C को हटाया और C A की जगह आ गया, 2 बार हो गया। और अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ कि मान लो CaCO3 मैंने लिखा ये, और इसकी मैं 2 नहीं लिखूँगा, मैं केवल HCl लिखूँगा और ये Ca जो है H को रिप्लेस करेगा, Ca के साथ में ये Cl आ गया और H Ca की जगह चला गया, HCO3 लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि कैल्शियम की 2 वैलेंसी, Cl की 1, इसलिए ये CaCl लिखने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको डायरेक्ट ही CaCl2 लिखना चाहिए था। ये तो समझाने के लिए मैंने पहले CaCl लिख रहा हूँ, फिर मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से HCO3 है तो H पॉजिटिव है, नेगेटिव, डबल नेगेटिव, तो ये H2CO3 हो जाता है। अभी तक तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि ये द्विप्रतिस्थापन CaCO3 प्लस HCl, और अब इसको संतुलित करोगे तो संतुलित में Ca 1 है और उसके बाद में ये CO3 भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इसलिए 2 का, और Cl भी कितने हो गए? 2, तो 2HCl। अब ये समीकरण संतुलित हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। तो ये बैलेंस करने के बाद में अब आप सोचो कि मैंने योगशील अभिक्रिया जो बताई थी पहले वीडियो में, मेरे वीडियो देखना, उसमें मैंने ये कहा था कि H2CO3 जो है, H2CO3 ये क्या होता है, ये बताया था मैंने। तो उस समय मैंने ये कहा था कि H2O में, ठंडे H2O में CO2 डाल दे, घोल देते हैं तो H2CO3 बन जाता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलने के बाद में H2CO3 बनता है। ये तो क्या होता है? ठंडा होता है, ठंडे में हो जाती है। और जब इसको गर्म करेंगे तो ये H2CO3 H2O प्लस CO2 में वापस टूट जाता है। यदि ये समीकरण आपको याद है तो अब यहाँ इस समीकरण को संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो H2CO3 बना है, ये गर्म हो रही है क्रिया, हीट ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए H2CO3 क्या करेगा? यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा और H2CO3 को आप यहाँ H2O प्लस CO2 लिख देंगे। इस चीज़ को याद रखो, मैं 2-3 उदाहरण और दूंगा। तो H2O प्लस CO2 H2O, और जब इसको वापस लिया जाता है तो H2O प्लस CO2। अब यहाँ पर
इस क्रिया को जब याद रखेंगे तो H2CO3 एक बना था इसलिए कैंसिल हो गया, और ये CaCO3। अब आप ये पूरी समीकरण जो मैंने पहले लिखी थी एज इट इज CaCO3 प्लस 2HCl और ये CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये तुम्हारा क्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को लिखेंगे। मैं और समीकरण बोल देता हूँ, कोई और ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3 लिया, एसिड ये HCl है, कोई दूसरा एसिड ले लो, जो भी एसिड डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो यहाँ Na2CO3 प्लस HNO3 लेता हूं मैं, NaH की जगह जाएगा NaNO3। ये जब NaNO3 लिखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सूत्र ठीक लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। तो सूत्र हमारा सही है, NaNO3 हो गया। और ये H यहां आएगा, यहां जब आ जाएगा तो H किसके साथ जुड़ेगा, H2CO3। H इसके Na2 की यहाँ आएगा तो यहाँ पर H को क्या करना पड़ेगा, 2 करना। तो H2 का हाइड्रोजन 2 चाहिए, H2CO3। अब आप संतुलित करें, यहाँ सोडियम कितना है 2, यहाँ सोडियम 1 2, CO3 बराबर 2H H2 बराबर NO3 2NO3, तो 2 का यहाँ गुणा हो गया 2NO3। तो ये CaCO3 प्लस 2H2O। अब आप क्या सोचो इस बात को कि वापस या तो ये तरीका अपना लो, नहीं तो जब आपके दिमाग में यह आ गया कि H2CO3 बन रहा है तो वो बात, ये जो है सूत्र लिखा था मैंने H2CO3 क्या होता है, तो इसकी जगह आप यहाँ डायरेक्ट H2O प्लस CO2 लिख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, H2O प्लस CO2। तो ये अपनी एक समीकरण बन जाएगी। या तो ये लिखेंगे या इसकी जगह यदि ये लिखेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसलिए वापस समीकरण बन जाती है। और उदाहरण ले दो, कोई भी कार्बोनेट लेंगे, कोई भी कार्बोनेट जब लिया जाता है तो वो हमेशा एसिड के साथ में क्रिया करके अम्ल बनाएगा, ये एसिड के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कार्बोनेट और प्लस यहां एसिड अम्ल लिख दिया, अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो फिर यहां CO2 निकलती है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखा आपने, कोई भी कार्बोनेट ले लो, उसकी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, CO2 क्रिया हमेशा निकलेगी। मैं एक और बड़ा उदाहरण लेता हूं आपके, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समीकरण को संतुलित करेंगे। एल्यूमिनियम कार्बोनेट लेता हूं, Al2CO3 थ्राइस। एल्यूमिनियम सूत्र समझो इसको कि मैंने क्या सूत्र लिखा है, Al2CO3 थ्राइस। Al की 3 कार्बोनेट की 2 तो Al2CO3 बन जाएगा। और इसके साथ में H2SO4 डालता हूं। ये सभी अम्ल जो हैं, चाहे H2SO4 डाइल्यूट डाल लो, कंसनट्रेट डालो, H2SO4 डाला मैंने, और फिर यहाँ क्रिया होगी, क्रिया कराएंगे। ठंडे भी हो जाती है, कोई गर्मा तो क्रिया करने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो Al के साथ में कौन जुड़ जाएगा, SO4 जुड़ जाएगा। Al के साथ में SO4, ये Al2 नहीं लिखेंगे, Al ही लिखेंगे। अब यहां देखो कि ये नया सूत्र क्या बना है, ये नया सूत्र अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, Al2SO4 थ्राइस। ये सूत्र, इसलिए मैंने ये कहा था कि सूत्र बनाने सीखो। अब यहां आपको ये सूत्र बनाना नहीं आता तो फिर समीकरणें नहीं आएंगी, और सूत्र भी ऐसे याद करो। मैं उदाहरण के द्वारा एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं।
कि मान लो मैं एक स्कूल में चला गया, यहाँ वहाँ 3 बच्चे मेरे पास आए, 3 छोटे छोटे सेकेंड स्टैंडर्ड के में हो, यानी कि दूसरी या तीसरी क्लास के छोटे बच्चे थे। उनको मुझसे कहा गया 3 बच्चों में कौन अच्छा है। तो मैंने पता किया कि भाई इनके तीनों का कैसे पता लगाऊं। चलो फिर मैंने मैथमेटिक्स में पूछा कि वे एक से पूछा कि 4 + 3 कितने होते हैं। तो उसने क्या किया कि 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बताए उसने। 4 + 3 को कितना बताया? 7 बताया उसने। तो मैंने कहा यार बच्चे ने तो ठीक बताया। यदि मुझे उसके अंक देने पड़ेंगे तो मैं अंक कितने दूंगा? 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि बच्चे का उत्तर सही है। दूसरा बी से बी, फिर मैंने वही सवाल किया। अब बी स्टूडेंट है, उससे मैंने सवाल किया कि 4 + 3 कितने होते हैं? तो उसने 7 होते हैं सर। उसने उंगलियों पे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 7। तो फिर उसने उंगलियों पर जब गिना तो उसने भी 7 बनाए। और फिर मैंने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए। 4 + 3 का रिजल्ट है। 4 + 3 का रिजल्ट ये है। 3 बच्चों ने, ये इसने इस तरीके से बताया, इसने इस तरीके से बताया। फिर सी से पूछा मैंने 4 + 3 कितने होते हैं, 4 + 3 कितने होते हैं? तो मेरे कहने से पहले ही उसने कह दिया 7 सर। क्या कह दिया उसने? 7। मैंने कहा कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसने फिर एकदम बता दिया। और इसको भी मैं कितने मार्क्स दूंगा? 10/10 तीनों के। जब इनकी मार्कशीट छप के आएगी तो इनकी परसेंटेज बराबर है, ग्रेडिंग बराबर है, इनका रिटन रिकॉर्ड में ये क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या आप अब सोचो इस बात को कि तीनों स्टूडेंट बराबर हैं क्या? कहीं तो अंतर है ना। छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत बड़ी बात आ जाएगी। आपको अब ये सोचना है कि मुझे ये स्टूडेंट बनाना है। आप अपने आप तय करो कि मैं ए के बराबर हूं, मैं बी के बराबर हूं, या मैं सी के बराबर हूं। अपने आप तय करो अपने आप को। 3 कैटेगरी बता दी मैंने आपको। तो अब आप यदि ये Al2SO4 थ्राइस को यदि यूँ लिखोगे, Al 1 2 नहीं 3 होते हैं, और फिर SO4 की 1 होते नहीं 2 होते हैं, और फिर 3 का गुणा ये Al2SO4 थ्राइस किया। एक तो ये तरीका, और एक मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस, एक ही तरीका। तो ये है या ये है, आपको यहां पहुंचना है। सूत्र बनाने की इतनी प्रैक्टिस करो कि आप ये सूत्र बनाओ, तब जाकर के समीकरण और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। मेरा छोटा सा उदाहरण है, लेकिन सीख के लिए, आपको एक सिखाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इस प्रकार का स्टूडेंट बनना है। मैं सी नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रकार का स्टूडेंट बनना है जिससे आप डायरेक्ट उसको समझोगे। तो मैं आज समझता हूँ इस उदाहरण से आप काफ़ी कुछ बात सीख गए होंगे। तो लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ वापस। Al2SO4 थ्राइस बन गया। अब ये CO3 है, H2 होगा, तो यहाँ पर H2CO3 लिखो। डायरेक्ट आप H2CO3 लिखेंगे, और H2CO3 में यहाँ अब इसको संतुलित करना है। संतुलित में Al2 बराबर है CO3, यहाँ कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने कर दिए? 3 दूनी 6। 3 हटा दूं क्या? 3 हटा देंगे तो कार्बोनेट कम हो जाएगा। 3 दूनी 6, इसलिए हाइड्रोजन को 3 का गुणा करोगे, 3H2 हो गया। उसके बाद में SO4 यहाँ कितने हैं? 3 SO4 हो गए, और SO4 3 हो गए। संतुलित हो गई हमारी समीकरण अपने आप। यदि ये सूत्र वगैरह आप सही लिख दोगे तो अपने आप समीकरण संतुलित हो जाएगी। और सूत्र आपने कहीं गलत कर दिया तो संतुलित शाम तक लगे रहना, सूत्र में संतुलित नहीं होगी। अब वो वापिस H2SO4। अब मैं इसको H2CO3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये बताया मैंने, H2O
प्लस CO2। लेकिन अब यहाँ H2CO3 3 बने हैं तो ये 3 लिखना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ फिर आप समीकरण लिखेंगे कि Al2SO4 थ्राइस प्लस 3H2SO4 Al2SO4 थ्राइस प्लस ये तीनों के तीनों 3 हैं, ये 3 का गुणा हो रहा है, 3 कैंसिल हो गए। इसलिए मैंने ये इसलिए बताया है आपको कि इसके लिए आपको ये H2CO3 देख करके आप H2O प्लस CO2 नहीं बनाएंगे। H2O प्लस CO2 कितना बना है 3, तो ये 3 का गुणा हो जाएगा। अर्थात इसको संतुलित ध्यान रखना है कि कभी 3 H2CO3 लिख की जगह आप H2O प्लस CO2 कर दो, ऐसा नहीं। 3 है तो 3 H2O और 3 ही CO2 बनेंगे। तो ये समीकरण मैंने कार्बोनेट, कोई भी अम्ल होता है कार्बोनेट होता है, वो अम्ल के साथ क्रिया हमेशा कार्बोनेट बनाएगा। अब मैं इसके लिए आपको विभिन्न समीकरणों की प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये दिया मैंने क्या कहा आपको कि ये M धातु हैं और फिर इसके क्या चीज़ें कि ये कार्बोनेट है, और फिर यहाँ पर ये एसिड दे दिया मैंने, HA एसिड दे दिया, क्रिया की आपने। और फिर आप इसको क्या करेंगे कि M का तो A बन जाएगा, ये MA बनेगा, और फिर ये क्या है S जो है ये H हो जाएगा HCO3, यानी कि H2O प्लस CO2 बन जाएगा। ये संतुलित नहीं है, H2 प्लस CO2 बन जाएगा, तो यहाँ से इसको ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ मान लो इसको करते हैं, संतुलित करनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा और 2Ma करना पड़ेगा, और ये इसको 2Ha कर दो तो फिर ये संतुलित हो जाएगी। 2Ma H2O C3H2O संतुलित हो जाएगी। अब मैं इसका उदाहरण बताता हूँ आपको कि यहाँ आप सोडियम ले लो। मैं आपको ये क्या है कि प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आप क्या ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, यहाँ पोटेशियम ले लो, पोटेशियम, यहाँ जिंक ले लो, और मैंने जितने भी मूलक आपको बताए वो कोई ले लो। इन सब की क्रिया में यहाँ क्या होगा कि इनका सब का कार्बोनेट लेंगे आप, इन सब का कार्बोनेट लेंगे, तो अब सूत्र बदल जाएंगे। Na के साथ लिखो समीकरण, तो Na2CO3 करना पड़ेगा, Mg के साथ करोगे तो MgCO3 लिखना पड़ेगा, और जिंक के साथ तो ये सूत्र आप इस तरह इनका 6 का 5 का कार्बोनेट बनाओ। और अब अभिक्रिया किसके साथ में क्रिया करो, अम्ल के साथ में क्रिया करो। अम्ल आपका कोई भी हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और यहाँ पर HCl हो सकता है। ये तीनों अम्ल हो सकते हैं, एक इनमें से कोई एक क्रिया, तो ये 5 यौगिक हो जाएंगे, 3 और 2 5 तो कार्बोनेट हो गए, 3 और 5 या 15 15 इक्वेशन बनेंगी आपकी। कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 15 इक्वेशन बनेंगी। इनकी प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है कि इनका तो सबका, ये जो है सोडियम पॉजिटिव, ये मैग्नीशियम, ये Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, Zn डबल पॉजिटिव, इन सब का क्या बनेगा, या तो नाइट्रेट बनेगा, या सल्फेट बनेगा, या क्लोराइड बनेगा। नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड, इन तीनों के जब ये लोगे तो NaNO3 बनेगा, ये लोगे या ये लोगे तो Al2SO4 थ्राइस बनेगा, तो क्रिया बनेगी, इन सब के नाइट्रेट बनेंगे, और फिर प्लस ये हाइड्रोजन
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकाल देनी है। तो ये समीकरण आपको बना के देखनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने 15 समीकरणें लिख दी हैं और आप इसको लिखो। तो इसी प्रकार की इसको और बढ़िया तरह से समझने के लिए एक उदाहरण और लेता हूँ मैं। आपके सल्फर डाइऑक्साइड का उदाहरण लेता हूँ। बिल्कुल वो भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं उसको समझने में। अब मैंने लिखा, आपने लिखा यहाँ ZnSO3 और यहाँ पर लिख दिया H2SO4। क्या लिखा है यहाँ पर? H2SO4 लिखा। तो Zn किसको हटा देगा? H2 को हटाएगा, ZnSO4 बन जाएगा ZnSO4 और मैं बाद में लिख देता हूँ H2O प्लस SO2। H2O प्लस SO2 लिख दिया। जब मैं H2O प्लस SO2 लिख दिया तो आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बताया था उन अभिक्रियाओं में, योगशील अभिक्रियाओं में, जब H2O में SO2 घोल देते हैं तो फिर ये क्या बनता है? H2SO3 बनता है ठंडे में। और जब इसको गर्म करेंगे तो ये वापिस H2O प्लस SO2 बन जाएगा। H2O प्लस, तो यानी वही, केवल C यहाँ S की जगह, C की जगह S है। कार्बन में तो C होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये S का S हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, वो कार्बोनिक अम्ल बनेगा। तो अब मैं इसको, इस समीकरण को अपने तरीके से समझाता हूँ। देखिए द्विविस्थापन विधि से, ZnSO3 प्लस क्या लिखेंगे? H2SO4 ZnSO4। समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा समझाने के लिए मेरी कोशिश रहती है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी इसको समझे। कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो यहाँ से समझ गए होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या चाहता हूँ। तो ये ZnSO4 हो गया, H2 संतुलित, एक Zn SO3 एक है, हाइड्रोजन 2 हैं और SO4 एक है, संतुलित समीकरण है। अब H2SO3 की जगह इसको यदि ध्यान होगा तुम्हारे तो फिर क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट ये न लिख करके आप इसकी जगह H2O प्लस SO2 लिख दोगे। आप जैसे ही सोचे अरे ये तो H2SO3 बन गया, H2SO3 बन गया, तो उसकी जगह क्या लिखो? H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2। और यदि आप देखें कि H2CO3 बना तो वहाँ क्या लिखेंगे? H2O प्लस CO2। तो ये समीकरण आपको इस प्रकार से करनी। और एग्जाम्पल ले देता हूँ मैं आपको कि मान लो मैंने लिख दिया पोटेशियम सल्फाइड ले लिया, K2SO4 ले लिया, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ HNO3 ले लिया। क्या लिया? HNO3। K हटाएगा, H को रिप्लेस करेगा, K के साथ क्या जोड़ोगे? NO3 जोड़ दो, KNO3। और H किसकी जगह आएगा? K की जगह आएगा। H और SO4, HSO4 लिखते ही आपको H2SO4 लिखना चाहिए डायरेक्ट। KNO3 आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था कि ठीक है KNO3 हमारा सूत्र सही है। यहाँ K कितने? 2। ओहो, ये K2SO4 नहीं लिखना, K2 सल्फाइड की क्रिया ले रहे हैं तो यहाँ K2SO3 लिखना है, यहाँ H2SO3 लिखना है। ये सल्फाइड वाला ले रहे हैं तो K2SO3 प्लस HNO3 इक्वल टू 2KNO3 H2SO3। अब जैसे ही H2SO3 बनता है तो ये तो आप कहोगे कि बार बार क्यों लिखते हो, इसकी जगह तो आपको H2O प्लस SO2 लिखना। यानी कि जो भी सल्फाइड होंगे, जैसे मैंने कार्बोनेट में बताया था अम्ल की क्रिया करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसी प्रकार से सल्फाइड जो है वो क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ये इस क्रिया को भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? इसकी भी प्रैक्टिस देने के लिए करता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वही लिखता हूँ, वही यौगिक लिख देता हूँ। यहाँ मैंने पोटेशियम कर दिया, चलो यहाँ पर क्या किया? पोटेशियम, यहाँ पर यहाँ कैल्शियम कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैग्नीशियम कर देता हूँ, और
फिर यहाँ पर मैं आपको नया यौगिक लेता हूँ, Na ले लेता हूँ, सोडियम कार्बोनेट ये ले लिया। फिर आप क्या है कि कोई और ले लो, चलो एक 3 वाला ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, ये 3 लिया। इन तीनों के सल्फाइड SO3 डबल नेगेटिव, तो तीनों के आप इसके 3 और 2 5 है, तो 5 सूत्र बन जाएंगे। और इनकी क्रिया किसके साथ करोगे? H2SO4 के साथ करोगे, और HCl के साथ क्रिया करोगे, HNO3 के साथ क्रिया करोगे। तो जो 5 सूत्र हो जाएंगे, इसके साथ कितनी क्रिया जी? 5 की 5 5 10 और 5 15 समीकरणें हो जाएंगी। और इनकी जब क्रिया करोगे तो फिर आप इसकी क्रिया, इसका सल्फाइड प्लस H2SO4, तो आपको देख लो कि K2SO4 बनेगा, और सब में H2O प्लस SO2 गैस तो निकले हीगी, और यहाँ सब में ये K के साथ है, तो यहाँ K2SO4 बनेगा। ठीक है, अलग अलग बनेगी। तो 5 तो मैं कैसे 15 सूत्र बनेंगे अलग अलग, तो वो देखेंगे आप। इसी प्रकार से Mg है, HNO3 के साथ क्रिया करो तो क्या बनेगा? MgNO3 बनेगा। तो इस प्रकार से आप सल्फाइड की भी क्रिया कर सकते हैं कि सल्फाइड हमेशा इस प्रकार से क्रिया। तो आशा करता हूँ आपने ये दोनों समीकरणें बढ़िया सुनी होगी। वीडियो टाइम लग गया तो ठीक है, बढ़िया बात है, और इसके वीडियो में बनाता चला जाऊँगा। मैं नहीं कह सकता कि 3 वीडियो बनाऊँ या 4 बनाऊँ, लेकिन जब तक आपको ये समीकरणें अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाएंगी तब तक देखते रहिएगा। विद्यार्थियों, एक चीज़ ध्यान रखो कि हमेशा जब कोई वीडियो देखते हो तो उसको लगन से देखना, और जब लगन से देखोगे तो चीज़ समझ में आएगी। आप मंदिर में या किसी पूजा स्थल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर यदि आप ध्यान से, श्रद्धा से उसको, देवी देवताओं को, ईश्वर को याद करते हैं, तो तब आपको थोड़ा मन में शांति होती है। और यदि आपका मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा है और फिर आप मंदिर में चले गए, तो उस मंदिर में या किसी और दूसरे पूजा स्थल में जाने का कोई लाभ नहीं है। अतः इसको आप ध्यान से देखना, इसकी प्रैक्टिस करो, और जितनी ज़्यादा लिखित में आप प्रैक्टिस करोगे, आप पढ़ने से आपको सरल ये कर दूंगा मैं, लेकिन करके देखो, लिखो इसको, इसलिए इसको लिखें। और ये मेरा वीडियो आप अच्छा लगे तो अपने दूसरे साथियों को भी बताएं, उनको भी फॉरवर्ड कर दें, उनको भी बताएं, और आप इसको एक बार सब्सक्राइब करें। मुझे भी पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए गए वीडियो से केमिस्ट्री को सरल बना रहे हैं या नहीं बना रहे, केमिस्ट्री उनके समझ में आ रही या नहीं आ रही। नहीं तो मैं इसके ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।